कोई चुनौती नहीं है बीजेपी के लिए। और आप देखेगा बीजेपी पहले से बेहतर स्थिति में है और पहले से अच्छे ये कह सकते बहुमत के साथ हमारी वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री तो 2-2 घंटे तक बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री। हम कोई मनमोहन सिंह थोड़ा ना है कि जो बोलेंगे ही नहीं, और बोलेंगे तो पहले पूछेंगे तब बोलेंगे। ये तो मोदी जी है। आप टीवी पर रोज कोई ना कोई घटना ऐसी देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर देख रहे हैं कि जनता खड़ी है और कोई भी आके किसी को मार के चला जा रहा है। लोगों में रिएक्शन नहीं है, लोगों अंदर फीलिंग नहीं है। और उत्तराखंड जैसी स्टेट जो पीस के लिए जानी जाती है, लोग पीस के लिए उत्तराखंड में आते हैं, वहां अगर इस तरह का माहौल बन रहा है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और सरकार भी इसमें मैं समझता हूँ गंभीरता से कोई कदम आगे बढ़ाएगी। मोदी जी इज नॉट अ सब्जेक्ट, राजनाथ सिंह जी इज नॉट अ सब्जेक्ट, कंट्री इज द सब्जेक्ट। अगर देश पर किसी के किसी वर्जन का, किसी के किसी बात का अगर दुष्प्रभाव जाता है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, उसके डिफेंस के लिए, उसकी पॉलिसीज के लिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको रोकनी पड़ेगी। उत्तराखंड में बीजेपी गुजरात की स्थिति में आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं आज। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ समय से जो उत्तराखंड में जो राजनीतिक उठापटक का जो दौर है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दे मिल गए हैं और उन मुद्दों को इनकैश करने के लिए राहुल गांधी ने भी उन्हें एक टारगेट दे दिया है कि कूद जाइए मैदान पे, क्योंकि किसी भी तरह भाजपा को हैट्रिक बनाने से रोकना है। क्योंकि भाजपा के पास ये एक ऐतिहासिक अवसर है उत्तराखंड में हैट्रिक बनाने का। वहीं कांग्रेस वापसी की उम्मीदें ढूंढ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में होता भी यही आया है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार जीत के हैट्रिक बनाएगी, क्योंकि टास्क तो मिल गया है। और इस समय बीजेपी के लिए कांग्रेस नहीं, सबसे बड़ा विपक्ष बीजेपी वर्सेस बीजेपी ही हो गया है। ऐसे में क्या सोचती है बीजेपी और इसको कैसे लेकर चल रही है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं धर्मपुर देहरादून सीट से विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता विनोद चमोली जी। इन्हीं से जान लेते हैं। चमोली जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। वैसे आप कहते हैं कि कांग्रेस तो विपक्ष ही नहीं, और जनता को भी लगा कि शायद विपक्ष नहीं है, तभी तो धामी कैबिनेट में हम देखें, धामी जी को मिला के 6 मंत्री हैं तो उसमें 4 कांग्रेस के ही हैं, तो पूरी कांग्रेस तो बीजेपी में आ गई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अंदर से ही बगावती सुर, अरविंद पांडे, मदन कौशिक, मुन्ना सिंह चौहान। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही है और कहीं 2027 में इसका नुकसान? नहीं, देखिए, आपने अरविंद पांडे जी का नाम लिया, मुन्ना सिंह चौहान जी का नाम लिया, आपने मदन कौशिक जी का नाम लिया। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता त्रिवेंद्र हैं। रावत जी का नाम भूल गया था वैसे। चलो चौथा नाम ले लीजिए, और भी कोई हो तो वो भी ले लीजिए। नहीं, बलूनी जी का भी नाम तो मतलब ऐसे है कि मीडिया में इतने नाम आ रहे हैं, वो भी ले लीजिए। देखिए, बहुत सारी चीजें मीडिया की क्रिएशन भी है, ये क्रिएशन है, और ये पार्टी के बहुत कद्दावर और बहुत बड़े जिम्मेदार नेता है। ठीक है, किसी लेवल पर मतभेद हो सकते हैं, कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए होंगे जिसके कारण कोई असहज स्थिति उनके लिए हो सकती है, लेकिन ये सब के सब वो लोग हैं। तो आप देखिएगा जब चुनाव आएगा तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले भी लोग यही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार उत्तराखंड में वापसी कराने वाले लोग भी यही साबित होंगे। ऐसा लगता है आपको? नहीं लगता, नहीं, मेरा विश्वास है। मैं उनके साथ का कार्यकर्ता हूँ, मुझे मालूम है, अपने कार्यकर्ताओं का स्वभाव मुझे जानता हूँ। कांग्रेस इसी में जीत के अवसर ढूंढ रही है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के वर्क कल्चर में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। कांग्रेस में जब मतभेद होता है तो दुश्मनी पाल लेते हैं एक दूसरे से। जो पिछली बार जो कांग्रेस टूटी है तो मतभेद तो हुआ होगा ना। नहीं, लेकिन दिल तो हरीश रावत और हर्ष के दिल मिल गए कह रहे हैं। नहीं, मतभेद हुआ होगा ना पहले, मतभेद के बाद मनभेद हुआ होगा, और वो इस लेवल पर चला गया कि कांग्रेस टूट गई। तो कांग्रेस में तो ये हुआ, भाजपा में तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। तो कांग्रेस का एक अलग एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है, बीजेपी का एक अलग पॉलिटिकल कैरेक्टर है। तो जो हमारा पॉलिटिकल कैरेक्टर है अभी तक की, जो आज तक का जो अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको यही निकल कर आएगा कि अंततोगत्ता पूरी बीजेपी एक होकर पार्टी को जिताने के लिए लगती है। आज फिर वही होने वाला है। तो उसको कांग्रेस से आप कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क कल्चर ही डिफरेंट है।
पार्टी ही different है। ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी जाने अनजाने अपने लिए ही चुनौती पेश कर रही है? कुछ नहीं, कोई चुनौती नहीं, खुद ही कोई चुनौती नहीं है बीजेपी के लिए। और आप देखेगा बीजेपी पहले से बेहतर स्थिति में है और पहले से अच्छे ये कह सकते हैं बहुमत के साथ हमारी वापसी हो रही है। आप कहते हैं कि बीजेपी के अंदर अनुशासन है, क्यों नहीं है? तो लगता नहीं कि जो विधायकों के जो बगावती स्वर जो बाहर आते हैं वो पार्टी लाइन से हटकर है, वो पार्टी के अंदर ही उन पर चर्चाएं होनी चाहिए और ये मामले जो है ये पार्टी दफ्तर के अंदर ही सुलझ जाने चाहिए। पार्टी के अंदर चर्चाएं होती भी हैं, चीजें ठीक होती भी हैं। कई बार क्या है कि मीडिया इतना प्रोवोक कर देता है कि कई बार उसके कारण कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं, लेकिन बड़ी पार्टी हो गई है। मीडिया का भी जो सेंट्रल पॉइंट वो बीजेपी है, वो बीजेपी को ही ज्यादा फोकस करती है, बीजेपी से ही ज्यादा चीजें बाहर निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि है ही बीजेपी के पास। अब जिसके पास कुछ होगा उसी से तो बाहर निकाला जाएगा। कांग्रेस तो एक्सपोज है, वहां तो एक दूसरे के खिलाफ बोलने में सब बहादुरी समझते हैं। हमारे ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए मीडिया भी पूरा जोर लगा के पूरी ताकत लगा के कोशिश करता है कि हमारा आदमी कुछ ना कुछ बात ऐसी निकल जाए जिससे उसके लिए एक मसाला बन जाए, इसलिए वो चीजें ज्यादा हाईलाइट होती है। हमसे अपेक्षा नहीं करते लोग, तो कुछ इन कारणों से भी होता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, चाहे उधम सिंह नगर की घटना हो, किसान सुखवंत का मामला हो, हरिद्वार का मामला हमने देखा, गोली मार दी जाती है बेटी को। हमने देखा देहरादून में मच्छी बाजार में वहां भी घटना होती है। हमने देखा कि किस तरह से विकास नगर पे भी घटना होती है, जो एंकिल चकमा एक छात्र है नस्लवेदी टिप्पणी को लेकर। तो इस तरह के जो मामले हैं हमने देखा कि एक दीपक कोटद्वार में, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जो एक शांति प्रिय पहचान थी, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो एक ब्रांडिंग है, जो पोजिशनिंग है, वो कहीं ना कहीं बड़ी नेगेटिविटी की तरफ गई है। हमारे पास भी फोन आते हैं, देश दुनिया में हमारे जो उत्तराखंड के रहने वाले यार दोस्त हैं वही फोन करते हैं कि भाई उत्तराखंड में इतनी अशांति कैसे? उत्तराखंड तो अपनी शांतवादियों को ले जाना जाता है, उत्तराखंड तो अपनी शांति प्रिय तक ले जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इमेज एक खराब हो रही है इन सब चीजों से। इमेज खराब हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी ये घटनाक्रम है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में अपराध दिखाई पड़ रहा है, ये बड़ी चुनौती सरकार के लिए है कि इसको किस तरह से हम नियंत्रित करें। लेकिन जैसे मच्छी बाजार की घटना हुई, बड़ी अजीब स्थिति है कि लोग खड़े हैं, सामने सामने एक नौजवान आता है और एक लड़के का कत्ल कर देता है, उसका वीडियो बनता है, लोग रोकने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, अपराध घटित हुआ, सरकार पर आरोप जाता है, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने एसआईटी बिठा दी, उसको अरेस्ट कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट से उस पर सजा कराने के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन जो समाज है, आखिर हमारा समाज इतना ऐसा सुप्त कैसे हो सकता है? ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आप टीवी पर रोज कोई ना कोई घटना ऐसी देख रहे, पूरे देश के अंदर देख रहे हैं कि जनता खड़ी है और कोई भी आके किसी को मार के चला जा रहा है, लोगों में रिएक्शन नहीं है, लोगों अंदर फीलिंग नहीं है। आखिर हो क्या रहा है इस देश के अंदर? लोग इतने ये कैसा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है कि हमारे सामने एक बच्ची कत्ल हो जाती है, अरे एक नौजवान तो उठाओ। वहां मैं वीडियो में देख रहा, तमाम लोग खड़े दिख रहे थे मुझे। अगर वो सब प्रयास करते, हल्ला मचाते, थोड़ा उसको रोकने का प्रयास करते, कुछ तो फर्क पड़ता, हो सकता बच्ची बच जाती। तो सरकार रोक नहीं पाएगी, सरकार पर आरोप जाएगा, मैं मानता हूं इस बात को, और मैं किसी को डिफेंड भी नहीं करूंगा इस पूरे मामले में। लेकिन ये समाज को भी मेरा कहना है कि लोगों को भी मेरा कहना है, कितने संवेदनहीन कैसे हम लोग हो रहे हैं कि हमारे बच्चे कत्ल हो रहे हैं और उसको अपना बच्चा ना समझ, क्योंकि दूसरे का इसलिए हम कत्ल होने दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि समाज को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अपराध घटित होने के बाद तो पुलिस काम करती है, लेकिन अपराध घटित ही ना हो इसके लिए प्रयास होना चाहिए ना। बात पुलिस की आती है तो समाज पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। हाँ। तो क्या हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठते? सवाल है। क्योंकि भाजपा के ही कई विधायक, चाहे बंशीधर भगत हो, बहुत सीनियर लीडर है बीजेपी के, उन्होंने भी पुलिस पे सवाल उठाए और कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल आपने भी उठाए हैं कि भैया जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने मेयर के कार्यक्रम में देखा, जो सौरभ थपलियाल जो मेयर है, उनके प्रोटोकॉल पे, उनके प्रोग्राम में जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है। हमने जब देखा, जब अति विशिष्ट अतिथि आते हैं और एयरपोर्ट आप रिसीव करने जाते हैं, वहां पर
कहते हैं कि भाई जमीन के जो फॉर्जरी के मामले हैं, लैंड के जो मामले हैं, सीओ की भूमिका इसमें निर्धारित हो, सब सख्ती से पेश आए। कहीं ना कहीं लगा कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो भी इस तरह की घटनाओं में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, और ये शंका मीडिया नहीं उठा रहा, देखिए ये खुद बीजेपी के विधायक भी उठा रहे हैं। देखिए और आप मुखरता के लिए जाने जाते हैं, इसलिए आपके सवाल। घटना में उनके इन्वॉल्वमेंट की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्लैगनेस है, उनकी कमी है, जिसके कारण इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। और जब इस तरह के घटनाक्रम होंगे तो स्वाभाविक तौर पर सरकार पर भी प्रश्न खड़े होंगे, शासन प्रशासन पर भी प्रश्न खड़े होंगे, उन पर उंगली उठेगी। तो इस पे थोड़ा और संवेदनशीलता के साथ और सक्रियता के साथ में इसको ठीक करने की आवश्यकता है, मेरा ऐसा मानना है। और सरकार इस काम में लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि समय आएगा, कोई बड़े निर्णय होंगे। वो पुलिसिंग समय कब आएगा? चुनाव पुलिसिंग आने वाले हैं। नहीं, चुनाव अभी काफी दूर है, चुनाव कोई कल थोड़ा ना होने वाला है, चुनाव तो 1 साल बाद है। लेकिन पुलिसिंग ठीक हो, उस पुलिसिंग को कैसे, उसको उसके नटबोल्ड कसे जाने हैं, कैसे एक बेहतर स्वरूप में दिखेगी, आप ये मान के चलें। बिल्कुल 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 कहीं ना देखिए, कहीं लगता है कि सुधार की जरूरत है इस पुलिसिंग में। 100% जरूरत है, 100% जरूरत है। मैं देखो, कुछ चीजें ऐसी इसको नकारा नहीं जा सकता, हम भी जिम्मेदार लोग हैं भाई। अगर यहाँ क्राइम होगा तो नाक तो हमारी भी कटेगी ना, सर तो हमारा भी झुकेगा। हम, और उत्तराखंड जैसी स्टेट जो पीस के लिए जानी जाती है, लोग पीस के लिए उत्तराखंड में आते हैं, वहां अगर इस तरह का माहौल बन रहा है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और सरकार भी इसमें, मैं समझता हूँ, गंभीरता से कोई कदम आगे बढ़ाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जब मामला उठा, आपने देखा काफी शोर मचा, लोग सड़कों पर उतरे। कहीं ना कहीं बीजेपी ने कहा ये राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन हमने खुद अपनी नजरों से जब से देखा तो राजनीतिक लोगों के साथ कहीं ना कहीं उस पर आम जनमानस भी जुड़ रहा था उससे, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं कनेक्ट हो रही थी उसमें। देखिए उसमें लेकिन सीबीआई जांच की जब बात आई, इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कि उन्होंने सीबीआई, चाहे कांग्रेस ने कहा कि भैया दबाव था और विपक्ष का, लेकिन जो भी हो, चाहे दबाव था नहीं था, ये बात की सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया सीबीआई जांच का। लेकिन इसमें पेच ये फंसा कि अनिल जोशी जो पर्यावरणविद हैं, उनकी अचानक से एंट्री होती है और उनकी शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच। बल्कि होना नहीं, क्या ये नहीं चाहिए था कि अंकिता के जो माता पिता है उनके पत्र को आधार बनाया जाता सीबीआई जांच का? ये मेरा एक सवाल पत्रकार के तौर पे नहीं, ये सवाल उन तमाम उत्तराखंडियों के हैं जो सवाल भाजपा से नहीं पूछ रहे हैं, जो सवाल उत्तराखंड के जो अभिभावक, यानी सरकार को एक अभिभावक होती है, उससे पूछ रहे हैं। तो इस पे क्या कहना है आपका? कि बहुत सारा विषय आपने एक साथ जोड़ दिया है। इसको अगर टुकड़ों में कहते तो इसको मुझे थोड़ा सा बोलने में आसानी होती, लेकिन मैं उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ। ये जो अंकिता भंडारी को न्याय देने वाला जो विषय है, पहले भी इस पे कार्रवाई हुई, एसआईटी ने कार्रवाई की, 3 लोग आज भी उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन वो जो वीआईपी वाला एंगल है वो पहले दिन से खड़ा है। हम भी चाहते हैं कि कोई अगर यदि वीआईपी है तो उसको कहीं ना कहीं चिन्हित होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक पूर्ण रूप से उसको न्याय मिल सके। ये हम भी चाहते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, और हमने समय समय पे बात पार्टी के अंदर भी की है। अब इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हमने कहा साहब ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन उसमें जनता भी थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि उसकी बेटी को न्याय मिले। जनता इसमें आंदोलित थी। मैं इस बात को खुले मन से स्वीकार रहा हूँ, खुले मन से स्वीकारता हूँ कि जनता भी उसमें, जनता का मन है कि इसमें न्याय होना चाहिए। यदि कोई वीआईपी है तो वो सामने आना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता भी चाहती है, हम भी उन्हीं में से हैं। लेकिन जो आपने कहा कि हमने कहा उसको पॉलिटिकल इशू है, आपने कहा ना एक बात कि बीजेपी ने उसको कहा कि इसको पॉलिटिकल इशू, इसलिए बोलना पड़ा कि जब जनता आंदोलित है और जन आंदोलन की शक्ल ये पूरा मसला ले रहा था, तो उसमें पार्टियों के झंडे क्या कर रहे थे? चलो बीजेपी की तो बात समझ में आती कि बीजेपी सरकार में है, बीजेपी के अपने कुछ सीमाएं हो सकती है, लेकिन जो बाकी के दल थे, आपने महसूस किया होगा कि जितने भी प्रदर्शन हुए, कांग्रेस अपने झंडे के साथ खड़ी थी या नहीं थी? कम्युनिस्ट अपने झंडे के साथ खड़े थे कि नहीं थे? यूकेडी अपने झंडे के साथ खड़ी थी कि नहीं थी? जब मुद्दा इतना संवेदनशील है, भावनात्मक है, और जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, और उसमें आप अपने झंडे लेकर खड़े हैं, तो इसका मतलब आप उस माहौल में अवसर तलाश रहे हैं अपने लिए, अपनी राजनीति के लिए आप
मौके देख रहे हैं। यही तो कहेंगे ना, क्या कहेंगे, मैं थोड़ा बोल रहा हूं, वो सिचुएशन बोल रही है। तो अब एक राजनीतिक दल अगर दूसरे राजनीतिक दल के लिए बात करेगा, वो तो ये तो नहीं कहेगा कि कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी, वो तो यही कहेगा कांग्रेस जो है इसमें राजनीति कर रही थी। यही तो बोलेंगे कि जनता एकत्रित हो रही है, कोई कांग्रेस ने नहीं की थी। कांग्रेस के संगठनात्मक प्रदर्शन अपने अलग चल रहे थे, आज भी चलते हैं। कांग्रेस अपने झंडे के साथ करती है तो एक राजनीतिक कार्यक्रम होता है, विपक्षी दल का कार्यक्रम होता है, ठीक है, वो कर सकते हैं, उनका अधिकार है, करना भी चाहिए। लेकिन जब आम जनता स्वतः स्फूर्त निकली हुई है और उस जनता के बीच में कांग्रेस के लोग घुसकर कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं, जो कि कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, क्या कहना चाहिए बीजेपी को? बीजेपी को क्या कहना चाहिए? हम यही तो कहेंगे ना कि कांग्रेस जो है इस जन आंदोलन में राजनीति करने का प्रयास कर रही है, यही तो कहेंगे ना। और जैसे जनता का मन था, भाई अंकिता भंडारी के माता पिता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की, उन्होंने उनको यह आश्वासन दिया कि भाई हम आपके जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार सीबीआई इंक्वायरी बिठाएंगे, और आज वो सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई। अब आपका इसमें कहना है कि अनिल जोशी जी कैसे बीच में आए? अनिल जोशी भी एक नागरिक हैं प्रदेश के, पर्यावरणविद है, प्रमुख व्यक्ति है, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की, ये तो वो बता पाएंगे कि ऐसा क्या उनको उनको पीड़ित परिवार से कोई कनेक्शन दूर कनेक्शन नहीं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। देखो, जो बात मुझे नहीं मालूम मैं उस पर किसमें अथॉरिटी के साथ बोलूंगा। हाँ, मैं इतना जानता हूं, एक बड़ा नाम है पर्यावरण के क्षेत्र में, अगर सुंदरलाल बहुगुणा जी के बाद किसी का नाम आज की डेट में एज ऑन डेट अगर कोई चलता है तो वो अनिल जोशी जी का चलता है। अब अनिल जोशी जी के अंदर क्या भावनाएं प्रबल हुई, किस वजह से उन्होंने इसमें एफआईआर लॉन्च की, ये अनिल जोशी जी बेहतर बता पाएंगे, पहली बात तो ये है। दूसरा, सीबीआई जांच में जो पहला मुकदमा सीबीआई ने कायम किया है वो दिल्ली में किया है और अज्ञात वीआईपी के नाम किया है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि सीबीआई ने वीआईपी को ही अपनी जांच का केंद्र बनाया है। अभी अलग बात है कि वो उसमें बसंत थाने में क्या रिपोर्ट दर्ज है वो पता करेंगे, हरिद्वार में क्या रिपोर्ट दर्ज है वो पता करेंगे, डलवाले में क्या रिपोर्ट दर्ज है वो पता करेंगे, अगर कहीं और भी कुछ रिपोर्टें दर्ज हैं या इस पूरे मुकदमे से जुड़े हुए और भी कोई पहलू है वो सबकी छानबीन करेंगे, सबसे तथ्य निकालने की कोशिश करेंगे, अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमको दिख रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या होगा ये तो सीबीआई तय करेगी ना। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो हाईएस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है रॉ के बाद इस देश के अंदर, कि जो इस काम को करेगी एनआईए के बाद, यही तो है, वही तो हाईएस्ट है ना इस समय क्राइम के मामले में जो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसके मैकेनिज्म क्या होगा उसको आप और मैं सामान्य तौर पर उस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच वहां तक नहीं जाएगी, जो उनका एक्सपर्टाइज है वहां तक। तो वो अपना काम कर रहे हैं और उसमें जहां जहां उनको आवश्यक पड़ेगा सबके बयान होंगे। अब अंकिता भंडारी के माता पिता के भी तो बयान होंगे ना। आपके पास क्या तथ्य है, पूछेंगे ना। इस पूरे प्रकरण में जिसके कारण ये पूरा मामला दोबारा से उठ खड़ा हुआ है, तो जिसमें सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर जिनके आपसी कन्वर्सेशन के कारण आज ये विषय सामने आया फिर दोबारा और इतना बड़ा माहौल बना, तो निश्चित तौर पर उन पर भी तो कार्रवाई होगी ना, उनसे भी तो पूछताछ होगी। पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई उन पर? उनके पार्टी ने तो निकाल दिया, पार्टी तो पहले ही कर चुकी है। पार्टी किसी को क्या कर सकती है, कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता को, ये तो कन्वर्सेशन तो बाद में सामने आया, उस कार्यकर्ता पर आरोप लगे, पार्टी ने पहले उसको बाहर कर दिया। कारण ये तो नहीं क्योंकि सुरेश राठौर की कोई नाराजगी हो बीजेपी से, कोई अंदरूनी? देखिए, जिस तरह प्रकरण निकल कर आए मीडिया में, सब पब्लिक डोमेन में है किसकी क्या स्थिति है, लेकिन उसने ये बात कही है, ये उर्मिला सनावर के ऑडियो से पता चल रहा है। अब उसकी फॉरेंसिक जांच होगी, उस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी जांची जाएगी। अगर ऑथेंटिक है तो इट मीन्स सुरेश राठौर ने बोला है, और अगर सुरेश राठौर ने बोला है, लेकिन अगर नहीं है तो आज आप और मैं दोनों बैठे हुए, कोई तीसरा आदमी आके कह दे कि नोटियाल जी ने साहब ऐसे किया या चमोद जी ने ऐसे किया, यार किसको अधिकार है सब करने का? क्यों कहेगा कोई? और कहेगा तो उसको फिर जवाब देगी उसकी। अभी चीजें खुलेंगी, सब सामने आएंगी। 3-4 महीने चुनौती फुट रहे बीजेपी, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा। भाई देखिए ना, अभी क्या है, मंथन हुआ पार्टी के अंदर, पिछले मंथन तो लगातार होता है हमारे यहाँ, चिंतन भी होता है, मंथन भी होता है, और समाधान भी निकालते हैं हम लोग। अभी सीबीआई इंक्वायरी समाधान तो है, और क्या है, समाधान तो है।
हम इसमें अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर विद्वेष पालते, हम कहते मैं कांग्रेस के बाद सब अपना गेम खेलते रहते हैं। कुछ नहीं है ऐसा। एक बात बताइए ना, मैं पार्टी का इतना सीनियर आदमी हूँ, आपके मंत्री बनने की खबर है। आप सीनियर ही कहोगे ना मुझे, मैं कोई जूनियर तो नहीं हूँ। 40 साल से लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ, जिम्मेदार पदों पे रहा हूँ, आज भी जिम्मेदारी पर हूँ। जब मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम है तो आम आदमी को कहाँ से पता चल जाता है? बता दीजिए, आपको ही पता नहीं। मुझे तो कुछ नहीं मालूम है। मुझे ये भी नहीं मालूम ऊपर क्या चल रहा है, मुझे ये भी नहीं मालूम किसके बारे में क्या चल रहा है। मुझे तो ये इतना मालूम है धर्मपुर विधानसभा का विधायक हूं मैं, मुझे धर्मपुर विधानसभा कैसे जीतनी मैं अपने काम में लगाऊं। पीछे सोशल मीडिया पे ये भी चला कि भाई चमोली जी जो है मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं, मुझे तो नहीं लगा। लेकिन ठीक है, ये सब चलता रहता है। अब राजनीतिक क्षेत्र चर्चाओं का क्षेत्र है, ये क्षेत्र ही ऐसा है ना, संभावना और चर्चाओं का क्षेत्र है। इसे संभावना का जो क्षेत्र है तो इसे संभावना ढूंढ रही है कांग्रेस इसमें और आने वाले समय पे ऐसा ना, इसमें संभावनाएं बनी रहती हैं। और स्वाभाविक बात है, अब मीडिया, सोशल मीडिया जब से आया है, मीडिया तो पहले ही प्रभावी था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत अपने हाथ पर फैलाए हैं, मतलब बड़ा हो गया है। सोशल मीडिया उससे 2 गुना आगे चला गया है। तो जब पूरा इस समय तो सारा मीडिया ट्रायल चलता है, बाकी पुलिस बाद में एक्टिव होती है, सरकार बाद में एक्टिव होती है, मीडिया पहले अपना ट्रायल शुरू कर देता है। ये तो जमाना इससे चल रहा है आजकल। अभी कह रहे हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका की कमाल से भाई आप ये देखो ना, रोज टीवी की डिबेट सुनो ना, राहुल गांधी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, ये बाकी लोग नहीं देख रहे हैं। मीडिया ट्रायल पहले से चलना शुरू हो जाता है कि ऐसे क्यों। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब चर्चा हो रही है, क्या उनको लेकर भी मीडिया ट्रायल चल रहा है आजकल खबरों में? चलता है ना। जनरल नरवणे जो है पूर्व सेना अध्यक्ष, उनकी किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। वो किताब अभी तक आई नहीं, सुनो, अभी वो किताब आई नहीं सामने। राहुल गांधी के हाथ में क्या था? सुनो ना, वो मैगजीन का जिक्र कर रहे थे, राहुल गांधी अपने हाथ में दिखा रहे थे। मैगजीन एक मैगजीन में कहीं थोड़ा सा उसका संदर्भ जोड़ा, मामले में कोई चीज सामने आ रही है और थल सेना का प्रमुख उसको बोल रहा है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी मापी जाएगी, उसका प्रभाव सीधे पूरे देश के डिफेंस पर पड़ता है ना, पूरे देश के फॉरेन पॉलिसी पर पड़ता है, सेंटिमेंट्स पे पड़ता है। सेंटिमेंट तो है ही है, उसके साथ साथ सुरक्षा का मामला है। तो वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी तो मापनी पड़ेगी ना, या मैं किसी को भी अलाउ कर देंगे? बिल्कुल। कल मान लीजिए कोई भी थल सेना अध्यक्ष किसी बात को लेकर नाराज है, इंसानी तो है वो भी, और प्रेजुडिस होकर किसी बात को लेकर कोई नेगेटिव नैरेटिव खड़ा कर दे जिसका इंटरनेशनल लेवल पे इफेक्ट पड़ता हो। अब कह रहे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है कहीं ना कहीं। देश की सुरक्षा पर, इंटरनेशनल पॉलिसीज पर हमारी जो है उन पर अगर उसका दुष्प्रभाव पड़ता हो तो कैसे उसको अलाउ कर सकते हैं हम? देखना तो पड़ेगा ना देश के हित में। बात मोदी जी की नहीं है, मोदी इज नॉट अ सब्जेक्ट। नहीं, ओम बिरला जी ने भी बोला, मैं क्या कह रहा हूँ, लोकसभा के अंदर आने नहीं दिया। मोदी जी इज नॉट अ सब्जेक्ट, राजनाथ सिंह जी इज नॉट अ सब्जेक्ट, कंट्री इज द सब्जेक्ट। अगर देश पर किसी के किसी वर्जन का, किसी के किसी बात का अगर दुष्प्रभाव जाता है तो देश की जिम्मेदारी है, पद की गरिमा मोदी जी के बाद भी किसी को आना है, वो एक चेयर है, उस चेयर पे जो रहेगा वो देश वो जाना जाएगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, उसके डिफेंस के लिए, उसकी पॉलिसीज के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको रोकनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में नहीं आए तो कहा गया विपक्ष की तरफ से, वो सवालों से भागे हैं। वही ओम बिरला जी का स्टेटमेंट जो बयान आता है वो कहते हैं कि भाई उन्होंने ही मना किया था मोदी जी को क्योंकि सुरक्षा का हवाला दिया उन्होंने। देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया क्या सिचुएशन थी, और बात भी सही है। वो महिलाएं सारी मोदी जी की चेयर तक चली गई, ठीक है, मोदी जी वहां बैठे होते, मान लीजिए आक्रोश में, आवेश में कोई महिला कोई बात कह दे, मान लीजिए कोई बात हो जाए, देश का प्रधानमंत्री है, दुनिया में क्या छवि जाएगी? पहली बात तो ये, महिलाएं हैं, महिलाओं का प्रतिकार भी आप ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते आप, बहुत सेंसिटिव मामला रहता है। वो देख रहा है, उत्तराखंड देख रहा है पिछले कुछ समय से, नारी सम्मान का मामला है, आप लोग भुगत ही रहे हैं पूरे प्रदेश में क्या क्या होता है। भाई सवाल तो उस ऑकवर्ड सिचुएशन को टालने के लिए केवल नहीं किया। सवाल तो जो लोकसभा में थे वही राज्यसभा में थे, ठीक है, लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्यसभा में खड़गे जी हैं, खड़गे जी उनके अध्यक्ष हैं। तो क्या लगा खड़गे जी का सामना करना? नहीं, खड़गे आसान लगा? सामने की बात नहीं है, सवाल तो वही है उस कंडीशन को टालने के लिए कि कोई ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो जाए, पार्लियामेंट की कोई अवमानना ना हो जाए, उस सिचुएशन को टालने के लिए ओम बिरला जी ने ये कहा होगा। बाकी जवाब तो प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, उसमें तो कोई तो है। और प्रधानमंत्री तो 2-2 घंटे तक बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हम कोई मनमोहन सिंह थोड़ा ना है कि जो बोलेंगे ही नहीं, और बोलेंगे तो पहले पूछेंगे तब बोलेंगे। ये तो मोदी जी है,
तो 2-2 घंटे तक बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर और एक एक बात की जवाब देते हैं, कांग्रेस को चितड़े उड़ा के रख देते हैं। मोदी जी का क्या है कि मोदी जी का सामना कर सकते हैं ये? लेकिन एक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को हैंडल किया गया और अपनी बात भी राज्यसभा के माध्यम से देश के सामने कांग्रेस इस समय कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ भर भर के मुद्दे हैं। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुर्दियाल, उनका भी यही कहना है कि भाई उनके पास तो पूरा जखीरा है बीजेपी के खिलाफ। पिछली बार भी था, 47 सीटें आई बीजेपी की। इस बार जखीरा ज्यादा बड़ा हो गया, इस बार 50 से ऊपर आएंगी। अब आएंगे सामने, पता चल जाएगा। धीरे धीरे उत्तराखंड दूसरा गुजरात है। उत्तराखंड में बीजेपी गुजरात की स्थिति में आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं आज। और जब लोकसभा चुनाव हुए थे, जब वोटिंग परसेंटेज कितना किसको पड़ा था, तो हम गुजरात के बाद नंबर 2 पे थे पहले। मैं आज बता रहा हूं आपको। और इस बार का चुनाव आप देखना, हल्ला मचाने से और दूसरों को गाली देने से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता असेसमेंट करती है। तो राहुल गांधी ने जो टास्क दिया उसका कोई डर नहीं बीजेपी में? राहुल गांधी ने टास्क ही इसलिए दिया है कि राहुल गांधी को पता है कि वहां कांग्रेस नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने इनको टारगेट करके लोक भवन का घेराव करने जा रहे हैं। टारगेट करके काम में लगाने की कोशिश की है उन्होंने। लेकिन ये कितने काम में लगेंगे अब आप देख लेना। शुरुआत लोक भवन से हो रही है, जो राजभवन था नाम बदल दिया लोक भवन, वहां से शुरुआत कर रहे हैं लोग। देखो कांग्रेस ऐसा है ना, आपत्ति काले विपरीत बुद्धि। राज्यपाल का घेराव का क्या आशा है? आप तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ना। आपको तो सरकार को टारगेट करना है, राज्यपाल को टारगेट करना है। आप कल्पना करो ना, तो राज्यपाल का प्रदर्शन क्या अर्थ बैठता है? राज्यपाल जो है नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। आपने पहले ही उल्टा कहा, अब आप राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे क्या? आप तो प्रधानमंत्री के खिलाफ करेंगे ना। आप राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन तो आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करेंगे। स्ट्रेटेजी ही गड़बड़ आप कह रहे हैं। शुरुआती गलत हो गई ना, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते। हम पहले देख चुके इनको क्या कर रहे हैं, वहीं से डिरेल हो चुके हैं। अब धीरे धीरे देखना, अब जनता में जाएंगे, अब क्या क्या होता है अब बताऊंगा मैं आपको। क्या क्या होता है देखना होगा। शुरुआत ही गलत है तो अंजाम क्या होगा। और कांग्रेस पहले ही डिरेल हो चुकी है, ये कहना है बीजेपी उत्तराखंड के कद्दावर नेता विनोद चमोली जी का। राहुल गांधी ने भले ही टास्क दे दिए हो कि भाई कांग्रेस को इस बार उत्तराखंड फतेह करनी है, लेकिन अभी भी ये बीजेपी की माने तो कांग्रेस के लिए बड़ी ही टेढ़ी खीर है। और जिन मुद्दों की बात जो कांग्रेस कर रही है, उन तमाम मुद्दों पे मैंने सवाल लिए और विनोद चमोली जी ने बड़ी बेबाकी से उसके जवाब दिए। अब बड़ी बात यह है कि जनता किन की बातों से संतुष्ट होती है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में तो जनता ही सर्वोपरि है और जनता जिसके साथ होती है सरकार अक्सर उसी की होती है। मैं भारत विश्व लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटिया।